Once again, welcome you all in my YouTube channel. Today we will understand the topic UV visible spectroscopy. Introduction. लाइट, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। रेडिएशन मीन्स ऐसी चीज़ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करती है, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। जैसे सनलाइट। लाइट में नंबर ऑफ वेव्स होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी मीडियम के पहुंच जाती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम फार्मास्यूटिकल फील्ड में उपयोग करते हैं, जिसमें 190 से 800 नैनोमीटर की यूवी विजिबल रेंज होती है। यूवी की रेंज 190 से 400 नैनोमीटर तक होती है, जबकि विजिबल की रेंज 400 से 800 नैनोमीटर की होती है। लाइट में जो वेव्स निकलती है उन्हें हम वेवलेंथ से मेजर करते हैं, जो लैम्डा से डिनोट किया जाता है। एनर्जी ऑफ लाइट को हम ई से डिनोट करते हैं, जिसकी इक्वेशन लैम्डा के प्रारूप में हम देख सकते हैं। E = CH/λ, जहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है और यहाँ पर E एनर्जी ऑफ लाइट है। ग्राफ बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस डायग्राम में एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ दिखाया गया है, जिसमें किसी भी कंपाउंड की एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। pH 7.0 पे हमको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, pH 5.4 पे, pH 5.1 पे, pH 4.7 पे, 0.1 मोलर HCl पे हमको अलग अलग तरह से ग्राफ उसी कंपाउंड का मिलेगा। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें दिखाया गया है एक प्रिज्म है जिसमें से एक वाइट लाइट पास हो रही है, जिसका डेविएशन होने की वजह से ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, जिसे हम वेवग्योर के नाम से जानते हैं। वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। 400 से पहले की रेंज यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट की है। 400 से 800 के बीच में ये विजिबल स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, जिसमें 7 कलर्स हैं। 800 से ज़्यादा की रेंज हम IR रेंज के नाम से जानते हैं। ये सर्कल में जो 7 कलर्स हैं, इनकी वेवलेंथ अलग अलग रेंज में नीचे दी गई है। वायलेट की 400 से 420 नैनोमीटर होती है, इंडिगो की 420 से 440 नैनोमीटर की होती है, ब्लू लाइट की 440 से 490 नैनोमीटर की होती है, ग्रीन लाइट की 490 से 570 नैनोमीटर की होती है, येलो लाइट की 570 से 585 नैनोमीटर की होती है, ऑरेंज लाइट की 585 से 620 नैनोमीटर की होती है, रेड लाइट की 620 से 780 नैनोमीटर की होती है। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, अब हम इसमें देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं।
लैम्बर्ट बियर्स लॉ। स्पेक्ट्रोस्कोपी लैम्बर्ट बियर्स लॉ को फॉलो करता है, जिसमें द एब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी एंड विजिबल लाइट इज क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लैम्बर्ट एंड बियर्स। जो भी यूवी या विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी मीडियम में या किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे उसमें ड्रग हो या किसी और मटेरियल का वो सॉल्यूशन हो, उसमें जो एब्जॉर्बेंस हमको दिखता है वह हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं लैम्बर्ट बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग। लैम्बर्ट और बियर्स ये दो साइंटिस्ट थे। लैम्बर्ट्स ने बताया कि जो भी लाइट किसी भी मीडियम से पास हो रही है उसका एब्जॉर्बेंस उसकी थिकनेस पे डिपेंड होता है। मीन्स जितना ज़्यादा वो मटेरियल थिक होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस वहाँ पे लाइट का होगा। बियर्स ने इसी को कंसंट्रेशन के टर्म्स में बताया कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी कंपाउंड का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा यूवी लाइट एब्जॉर्ब होगी या विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होगी। मीन्स जितनी एब्जॉर्बिंग स्पीसीज मीन्स जितने क्रोमोफोर्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हमको दिखेगा। इन्हीं दो लॉ को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसकी इक्वेशन log I naught upon I means I naught is initial intensity of light, I is absorbed intensity of light। इसी को हम लिख सकते हैं log base to the power 10 1 upon t। t means ट्रांसमिटेंस, कि कितनी लाइट मीडियम से ट्रांसमिट हो गई है, मीन्स कितनी लाइट मीडियम ने एब्जॉर्ब नहीं की है। इसी को हम लिख सकते हैं ए मीन्स एब्जॉर्बेंस, कि हमारी कितनी लाइट मीडियम में एब्जॉर्ब हुई है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू बी इंटू सी। एप्सिलॉन यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी है, बी मटेरियल की थिकनेस या मटेरियल का कंसंट्रेशन है, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन दिखाया गया है। वेयर I naught is intensity of incidence light, I is the intensity of transmitted light, T is the transmittance given by I upon I naught, A is the absorbance, epsilon is the molar absorption coefficient, B is the light path, the length of medium through which the light is passing, commonly given in centimeter, and C is the concentration of absorbing molecule, moles per liter। क्रोमोफोर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। A chromophore is a group which, when attached to the saturated hydrocarbon, produced a molecule that absorbs a maximum of visible of UV energy at some specific wavelength। क्रोमोफोर वो ग्रुप होती है, वो स्पीसीज होती है जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड होने के बाद में, उससे जुड़ने के बाद में जो यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो मैक्सिमम होने लगे, ऐसी स्पीसीज को हम क्रोमोफोर्स कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि इथाइलेनिक, एसिटाइलेनिक, कार्बोनाइल एसिड, ईथर, नाइट्राइल ग्रुप। यहाँ पे इस डायग्राम में क्रोमोफोर्स दिए गए हैं
उनका सिस्टम दिया गया है, उनका लैम्डा मैक्स मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ दी गई है। ई मैक्स मतलब जितनी इंटेंसिटी है मैक्सिमम वो दी गई है। और यहाँ पे कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया गया है। The shift of the absorption band caused by various effects. Changes of the solvent including pH change in aqueous media, temperature, introduction of a functional group in the vicinity of chromophoric group, chemical reaction resulting in the change of the electronic system of the molecule are termed as follows. मीन्स जब क्रोमोफोर्स ग्रुप से अटैच हो जाते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है किसी भी कंपाउंड का, जिसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो या तो अपर साइड में या लोअर साइड में या फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होता है, जिसे हम अलग अलग टर्म से डिनोट करते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। बैथोक्रोमी जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट ऑफ एक्स मैक्स टू लॉन्गर वेवलेंथ। हिप्सोक्रोमिक जिसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट ऑफ एक्स मैक्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, इंटेंसिटी इंक्रीज of the band. Hypochromic shift, intensity decrease of the band. Conjugated chromophores, if the chromophoric group are present in a molecule isolated from each other, they are separated by at least 2 single bonds. No interaction usually takes place between them. The spectrum of the compound will be approximately the sum of the spectra of the individual chromophoric group. No significant increase of the intensity can be observed in the case of cumulative double bonds either. इस लाइन में ये बताया गया है कि जो भी कॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर्स होते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है। जिस में इस तरह से अरेंजमेंट होता है, जिस कंपाउंड में इस तरह से अरेंजमेंट होता है, उस कंपाउंड में जो स्पेक्ट्रम होता है कंपाउंड का, वो सम होता है किसका, इंडिविजुअल क्रोमोफोरिक ग्रुप। मींस 2 क्रोमोफोर्स प्रेजेंट हैं, जो स्पेक्ट्रम दिखेगा उन दोनों का हम सम कर दें तो उस तरह से हमको स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसमें ये देखा गया है कि उसकी इंटेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो। ये कुछ कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड ट्राइन्स के वेवलेंथ दी गई है। पेरेंट होमो एनुलर डाइन्स, पेरेंट होमो एनुलर डाइन्स में 253 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिलती है। पेरेंट हेट्रो एनुलर डाइन्स में 214 नैनोमीटर की रेंज मिलती है।
increment to be added to one of the above values. अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हैं तो वो 30 नैनोमीटर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन और रिंग रेसिड्यू, अगर किसी भी कंपाउंड में हम एल्काइल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मतलब कि एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एल्किल ग्रुप का एडिशन हो जाए तो 5 नैनोमीटर इंक्रीमेंट होगा उस कंपाउंड में की वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन में। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मीन्स एक्सोसाइक्लिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। अगर इनोल ईस्टर्स OSIL ग्रुप इनोल ईस्टर्स प्रेजेंट हैं तो उसमें किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होता है, 0 नैनोमीटर। अगर O एल्काइल इनोल ईथर्स प्रेजेंट है तो उसमें 6 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलता है। S एल्काइल थायो इनोल ईथर, इसमें हमको 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी हैलाइड्स हैं इनके अटैचमेंट में हमको 5 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन में इंक्रीमेंट मिलता है। N एल्काइल 2 इनामीन्स में हमको किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन इंक्रीमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये कंपाउंड है क्विनजेस्टेनॉल एसीटेट। इस कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कह सकते हैं 3,5 हेट्रोएनुलर डाइन्स है, जिसकी वजह से 214 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स हमको मिलेगा। 2-3, 5-10, 6-7 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स इसमें 3 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक सिंगल बॉन्ड पे 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3 सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं तो 5 × 3 मीन्स 15 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलेगा। 5-3, 5-6 डबल बॉन्ड्स एक्सोसाइक्लिक रिलेटेड टू रिंग ए। रिंग ए में एक्सोसाइक्लिक 5-6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से 5 नैनोमीटर का हमको लैम्डा मैक्स का इंक्रीमेंट मिलेगा। 3 साइक्लो पेंटाइलऑक्सी ग्रुप, इस ग्रुप में 6 नैनोमीटर का हमको इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लैम्डा मैक्स, टोटल लैम्डा मैक्स हमारा 240 नैनोमीटर होता है, जिसमें हम अगर इस कंपाउंड को UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं तो 242 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स मिलता है। इसी तरह दूसरे कंपाउंड में दिखाया गया है कि आर्गोस्टेरॉल ग्रुप है, इस ग्रुप में 5-7 होमोएनुलर डाइन्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से 253 नैनोमीटर यहाँ पे शो किया गया है। 4-5, 5-10, 8-9, 8-14 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, मीन्स 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो 5 × 4 = 20 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स दिया गया है। 5-6 डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक रिलेटेड टू रिंग ए, जिसकी वजह से 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट दिखेगा। 7-8 डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक रिलेटेड टू रिंग सी, जिसकी वजह से 5 नैनोमीटर का हमको इंक्रीमेंट दिखेगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें, इसका सम करें तो
283 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट दिख रहा है। बट हम अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्जर्व करेंगे तो 282 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स मिलता है। एक्सोक्रोम्स। अब हम देखेंगे कि एक्सोक्रोम्स क्या होता है। Exochromes is defined as the any group which does not itself act as a chromophore, but whose presence brings about a shift of the absorption band towards the red end of the spectrum, means longer wavelength. Exochromes इस तरह के ग्रुप होते हैं जिसमें क्रोमोफोर की प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई क्रोमोफोर्स वो नहीं होते हैं, फिर भी उनकी प्रेजेंस में जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो रेड एंड मतलब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ग्रुप को हम एक्सोक्रोम्स कहते हैं। एक्सोक्रोम्स ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड द कलर इनहेंसिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स कंपाउंड का कलर इनहेंस कर देते हैं। Examples are OH, OR, NH2, ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांजिशन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम bonding to the anti-bonding state, which can be also defined as the movement of electron from lower energy to the higher level. ट्रांजिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। बॉन्डिंग स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एंटी बॉन्डिंग स्टेट्स में जाते हैं, मीन्स उनका डीबॉन्डेशन, मीन्स बॉन्ड्स जो होता है ब्रेक होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, which can also be defined as the movement of electron from lower energy to the higher level, जिसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं। जब बॉन्डिंग स्टेट्स में होंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो होगी, जब एंटी बॉन्डिंग स्टेट्स में होंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम से बॉन्डेड नहीं होंगे। ये डायग्राम दिखाया गया है। बॉन्डिंग सिग्मा पाई, सेंटर में नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई स्टेरिक, सिग्मा स्टेरिक। स्टेरिक साइन यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन हैं। By the effect of light absorption in the ultraviolet visible region, these three types of electron are excited to sigma steric and pi steric orbitals, which can be characterized by the higher energy level. Means ये जो सिग्मा स्टेरिक और पाई स्टेरिक मीन्स ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बहुत ही हाई है। द एनर्जी रिलेशन ऑफ द ट्रांजिशन आर डिपिक्टेड ऑन द स्कीम। द हाईएस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक ट्रांजिशन। मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स इसमें हायर एनर्जी का डिफरेंस है। मीन्स सिग्मा में उस इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरी लो होगी। जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग स्टेट में जाएगा तो उसकी एनर्जी बहुत ही हाई होगी। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ट्रांजिशन ऑफ दिस टाइप
are observed in the vacuum ultraviolet region. जो भी ट्रांजिशन होता है वो वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में ऑब्जर्व किया जा सकता है। द पाई टू पाई स्टेरिक ट्रांजिशन रिक्वायर लोअर एनर्जी डिफरेंस, मीन्स जो पाई टू पाई स्टेरिक ट्रांजिशन होता है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लो है, इसलिए ये लोअर एनर्जी एक्वायर करेंगे। While the non-bonding to pi steric transition can be characterized by an even lower energy consumption. Non-bonding to pi steric transition में भी ये lower energy का consumption करेंगे। Accordingly, the bands belonging to the pi to pi steric and non-bonding to pi steric transition are observed in the shorter wavelength and longer wavelength ultraviolet region respectively. The non-bonding to sigma steric bands of the carbon heteroatom single bonds appears at various places in the ultraviolet region. The position wavelength of the band is usually influenced by the environment of the electron paired in the molecule. Of these influences, conjugation effects are especially important. Simply इसमें ये बताया गया है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग स्टेट से एंटी बॉन्डिंग स्टेट्स में जाता है, मीन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, एक्साइटेड स्टेट्स में जाता है, तो उसके लिए एनर्जी का कंजप्शन होता है, जो कि वो एनर्जी लाइट से लेता है, यूवी लाइट से। सिग्मा टू सिग्मा स्टेरिक में हायर एनर्जी का कंजप्शन होगा, तब वो एक्साइटेड स्टेट्स में मीन्स एंटी बॉन्डिंग स्टेट्स में पहुंचेगा। और सबसे कम एनर्जी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टेरिक ट्रांजिशन में लगेगी, क्योंकि ये कम एनर्जी में ही एक्साइटेड स्टेट्स में चला जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि यहाँ पे दिखाया जाएंगे। द बेसिक कंपोनेंट फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इंक्लूड्स अ लाइट सोर्स, अ वेवलेंथ सेलेक्टर्स, अ सैंपल कंपार्टमेंट ऑफ एन cuvette or flow cells and a detector. Single beam spectrophotometers. The classical single beam UV spectrophotometers commonly employs deuterium arc 160 to 375 nanometer and tungsten halogen 350 to 2500 nanometer lengths as the light source. सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए ड्यूटेरियम आर्क या टंगस्टन हैलोजन की लेंस यूज होती हैं, जिनकी वेवलेंथ रेंज इसमें दिखाई गई है। हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लाइट सोर्स यूज करते हैं, चाहे वो ड्यूटेरियम हो या टंगस्टन हैलोजन लेंस हो। अ मोनोक्रोमेटर इज प्लेस्ड बिटवीन द लाइट सोर्स। एक मोनोक्रोमेटर मीन्स ऐसा डिवाइस जो एक ही कलर की, एक ही वेवलेंथ की लाइट निकालता है, जिसे हम मोनोक्रोमेटर बोलते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद में वो लाइट एमिट करता है सिमिलर वेवलेंथ की, मीन्स जितनी भी वेवलेंथ निकलेंगी वो सेम वेवलेंथ की होंगी, जितनी भी वेव्स निकलेंगी सभी सेम वेवलेंथ की होंगी। The intensity of the light escaping the sample is measured using a photomultiplication tube or a diode.
जो भी लाइट की इंटेंसिटी जो पास होती है वो फोटो डायोड मीन्स फोटो ट्यूब से पास होती है, जिसमें कि वैक्यूम चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। एक लाइट सोर्स से लाइट पास हुई, मोनोक्रोमेटर में गई, मोनोक्रोमेटर से सेम वेवलेंथ की लाइट पास हुई जो कि मिरर पे पड़ रही है। मिरर पे पड़ने के बाद में उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो डिटेक्टर पे गई और डिटेक्टर ने सिग्नल रीड किया और मैसेज दे दी। दूसरा, अगर यहाँ पे मिरर नहीं है तो वो लाइट सीधे जाएगी, सैंपल से पास होगी। सैंपल से पास होने के बाद में डिटेक्टर उसको एनालाइज करेगा कि कितना ट्रांसमिटेंस आया है और उसको स्क्रीन पे रीड आउट करने के लिए डिस्प्ले कर देगा। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर It is crucial for measurement in the single beam instrument that all other parameters than the drug substance analytes concentration are kept constant. इसमें ड्रग सब्सटेंस कंसंट्रेशन और टेम्परेचर pH ये सब कांस्टेंट रखना पड़ता है। The solvent solution as well as the sample containers often a cuvette should be the same or similar to avoid errors. This also put demand to the consistency of the radiation output of the light source, the detector and the electronic, since the measurement of the sample of interest and reference are separated in time. To compensate for variation in light intensity provided by the lamp, some systems have an electronic compensator system, a split beam arrangement diverting part of the light before passing the sample, allowing stabilization of source intensity. इसमें वही चीज़ बताई गई है कि कौन कौन से लाइट सोर्स यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटर का क्या वर्क होता है। Double beam spectrophotometers. In the classical double beam UV visible spectrophotometer, the time gap between reference and sample measurement is eliminated. Double beam स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, हम रेफरेंस और सैंपल दोनों को एक साथ ही हम मेजर कर सकते हैं, दोनों को। और सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में पहले हम रेफरेंस का चेक करेंगे, उसके बाद में हम टेस्ट सॉल्यूशन का चेक करेंगे या सैंपल सॉल्यूशन का हम चेक करेंगे। इसमें डबल बीम निकलती हैं जिसकी वजह से हम रेफरेंस और सैंपल दोनों का मेजरमेंट सेम टाइम में कर सकते हैं। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यूजिंग अ चॉपर, द बीम इज स्प्लिट इनटू टू पैरेलल बीम्स, वन पासिंग थ्रू द रेफरेंस सेल एंड अदर through the sample cell. This setup where the absorbance value of the reference and sample are measured simultaneously allows the measurement to be done faster and with greater accuracy, since error due to drift is eliminated. यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। एक लाइट सोर्स से मोनोक्रोमेटिक डिवाइस से वेवलेंथ पास हुई। यहाँ पे दो मिरर लगे हुए हैं, एक सैंपल सेल पे जा रहा है, एक रेफरेंस सेल पे जा रहा है और डिटेक्टर उसको एनालाइज करके रीड आउट के लिए डिस्प्ले कर दे रहे हैं। यहाँ पे लाइट सोर्स फोटो डायोड एरे के बारे में बताया गया है। The reference and sample are measured simultaneously, allows measurements to be done fast. Reference और sample measurement डबल बीम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम साथ में कर सकते हैं, जिससे कि फास्ट रेट और ग्रेटर एक्यूरेसी हमको मिलती है। हायर परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट आर यूजुअली इक्विप्ड अ ड्यूटेरियम आर्क and tungsten halogen lamp.
जो हाई परफॉर्मेंस के इंस्ट्रूमेंट हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें ड्यूटेरियम आर्क एंड टंगस्टन हैलोजन लैम्प लाइट सोर्स की तरह यूज किया जाता है। अ डबल मोनोक्रोमेटर फॉर reducing stray light and allow for the selection of spectral bandwidth and scanning of an absorbance spectrum may take several minutes since the wavelength scan is achieved by the monochromator. The origin and position of the bands. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बैंड्स बनते हैं वो उनकी origin कैसे होती है और उनकी पोजीशन। The origin of ultraviolet visible spectra of organic molecule based on the excitation of the electron to orbital of higher energy. These electrons are of three types. इसमें किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जब हम एनालाइज करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हायर एनर्जी में होते हैं, एक्साइटेशन स्टेट में होते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को सब डिवाइडेड किया गया है 3 कैटेगरीज में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी होती है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। ऑर्बिटल कैन बी characterized by their low energy level. Such electrons are strongly held and are therefore difficult to be excited. सिग्मा इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इनकी एनर्जी लो होती है। पाई इलेक्ट्रॉन these form carbon-carbon and carbon heteroatom double bond and triple bond. The energy level of pi orbitals are higher and pi electrons are more loosely held and are therefore easier to excite. pi इलेक्ट्रॉन जो हैं कार्बन कार्बन या कार्बन हेटेरोएटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से आसानी से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते। एन इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर नॉन बॉन्डिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हेटेरोएटम इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी शेयरिंग नहीं हुई होती है, ये अनशेयर्ड पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन। एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन फार्मास्यूटिकल। अब हम देखेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या उपयोग है, क्या इसकी एप्लीकेशन। A robust workhorse method for quantification of drug in formulation where is no inference from excipients। इसका मतलब हम किसी भी ड्रग या किसी भी सॉल्यूशन में हम ड्रग का अमाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें कि कई सारे एक्सिपिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका कोई रोल नहीं। उसमें हम ड्रग की क्वांटिटी का क्वांटिफिकेशन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द पीके वैल्यू ऑफ सम ड्रग, पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू हम ड्रग की पता करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग की सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ अ ड्रग इज ऑफन यूज्ड एज वन ऑफ द नंबर फार्माकोपिया आइडेंटिटी चेक्स। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का फार्माकोपिया आइडेंटिटी के लिए भी उपयोग किया जाता है। जो भी फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही लिए गए हैं। यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम फार्मुलेशन विद टाइम फ्रॉम रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एंड डिग्रेडेशन। इसमें हम ड्रग का रिलीज हम चेक करते हैं किसी भी फार्मुलेशन में कि किस टाइम पर वो ड्रग रिलीज हो रही है, उसकी रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है और उसका डिग्रेडेशन
स्टेटस क्या है। डिटेक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज़ का डिटेक्शन करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। Additional peaks can be observed due to impurities in the sample, and it can be compared with that of standard raw material by also measuring the absorption at specific wavelength, and impurities can be detected। इसमें अलग अलग वेवलेंथ की हमको रेज मिलती हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस कंपाउंड में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है या नहीं। थैंक यू गाइस। All uploaded videos link given in the description box. Subscribe my channel and press the bell icon. Thank you guys.